और फिर किस्मत वहीं खड़ा करेगी तुम्हें जहां से तुम भागने की कोशिश करोगे। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड प्रमुख शहर हल्द्वानी। इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत। मिडिल ईस्ट युद्ध में जो खबरें हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका इजराइल से आ रही हैं। भारत के कुछ चैनल खुद युद्ध ग्राउंड कवरेज के नाम पर इजराइल के सुरक्षित जगहों से अपनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। वो बंकर में चले जा रहे हैं, बंकर से बाहर आ जा रहे हैं। दूसरी ओर ईरान जाकर शायद ही कोई कवरेज ना दिखा रहा है और ना जा पा रहा है। हर एक को अपनी जान प्यारी होती है। अब ऐसी पत्रकारिता रही ना ऐसे पत्रकार रहे। कहा जा रहा है कि ईरान में इंटरनेट वगैरह सब बंद है, वहाँ के सही हालात नहीं पता चल पा रहे। फिलहाल युद्ध लंबा किस्सा चला जा रहा है। हालांकि यूरोपीय देशों ने अमेरिका इजराइल का साथ देने से साफ मना कर दिया है। इस युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान विकासशील देशों को उठाना पड़ रहा है, जिसमें भारत प्रमुख देश है। यहाँ दिक्कत आने लगी है। भले ही सरकार उत्साह बनाए रखने के लिए चुनावी माहौल पर असर न पड़े, लगातार बयान जारी कर रही है। सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ओर विकसित देश रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान को फिलहाल किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान ने इस युद्ध में 2.5 चाल की रणनीति अपनाई है, जिसने अमेरिका को कई मोर्चों पर घेर लिया है। सबसे बड़ा कदम रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना। यह दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां से लगभग 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है। ईरान ने इस रास्ते को दुश्मन देशों के लिए बंद कर दिया है, जबकि भारत, रूस और चीन मित्र देशों को छूट दी है। जी हाँ, टोल वसूली की घोषणा की जा रही है, पता नहीं पक्की है या नहीं है। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद खाड़ी देश में अस्थिरता बढ़ गई है। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत जैसे देशों में सुरक्षा को लेकर चिंता गहराती जा रही है। इन देशों को आशंका है ईरान सीधे तौर पर इनके औद्योगिक और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बना सकता है। खासतौर पर एल्यूमिनियम प्लांट, तेल इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में है। ऊर्जा संकट का खतरा भी मंडरा रहा है, जबकि कई खाड़ी देश खुलकर अमेरिका का साथ देने से कतराने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका रोजाना करीब $1 अरब युद्ध पर खर्च कर रहा है। वहीं फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और स्पेन जैसे नाटो सहयोगियों ने सीधे समर्थन से दूरी बना ली है। अमेरिका की स्थिति और कमजोर होती दिख रही है। मिसाइल भंडार में कमी और बढ़ना और दोनों ही अमेरिका की चिंता का विषय बन गए। मिडिल ईस्ट की आंच लगातार मार्केट को बहुत ज्यादा असर डाल रहा है। मंगलवार को सोने की कीमतों में करीब 3 से 4% तक की तेजी देखने को मिली। लेकिन अगर मार्च महीने के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सोना करीब 11% से ज्यादा टूट चुका है। यह गिरावट 2028 के बाद की सबसे बड़ी मासिक गिरावट मानी जा रही है, जिससे बाजार में चिंता का माहौल है। उत्पाद शुल्क मामले में केजरीवाल को बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब देने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने 2 मामलों में बरी होने को चुनौती देने वाली याचिका पर आम आदमी पार्टी प्रमुख को नोटिस जारी किया है। ईडी ने अदालत को बताया पूर्व मुख्यमंत्री ने जांच में शामिल होने के लिए जारी किए गए सम्मन का जानबूझकर उल्लंघन किया है। मामले की सुनवाई फिलहाल 29 अप्रैल को है। अवैध एलपीजी रिफिलिंग का धंधा चलाने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार। मामला दिल्ली पुलिस ने दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के डाबरी इलाके में अवैध एलपीजी रिफिलिंग सेक्टर रैकेट चलाने वाले को 61 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान 17 खाना पकाने के गैस सिलेंडर भी बरामद किए गए। मेयर के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसे झूठी बताया गया। बुधवार को मेयर राजा इकबाल सिंह के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल मिला, जिसके बाद दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय सिविक सेंटर की गहन जांच की गई। हालांकि कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस ने इसे झूठी अफवाह घोषित कर दिया। सुबह करीब 7:30 बजे मेयर, डिप्टी मेयर और एमसीडी कमिश्नर के आधिकारिक पदों पर भेजे ईमेल में विस्फोट की चेतावनी दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर को बाल तस्करी की मंडी बताया और जनहित याचिका पुलिस से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कटारी की पीठ ने जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस द्वारा दायर जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को नोटिस जारी किया। दिल्ली सरकार और IARI मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और हरित आवरण बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने IARI के 122वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बयान जारी किया। उन्होंने खाद्य, पोषण और आजीविका सुरक्षा के लिए उन्नत फसलें, किस्में और सटीक पुष्प कृषि और भूदृश्य डिजाइन शीर्षक के 2 प्रकाशनों का विमोचन भी किया है। दिल्ली में दर्द निवारक दवा विक्रेता टोलो कॉकटेल, टकीलिया इंजेक्शन और थाई फ्लेवर वाली ड्रिंक्स लेने की सलाह देते हैं। जी हाँ, खान पान वाली है। होश खास में पेन किलर के बार टेंडर, पैरासीटामोल्स, द सैंडविच जैसे नए कॉकटेल के साथ थाई प्रेरित बार फ्रूट परोसते हैं। यह एक आरामदायक जगह है जो हर शाम सैंडविच की दुकान से बार में बदल जाती है। यहाँ आपको अलग ही एंजॉय आएगा अगर आप जाएंगे तो। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रक्षित सेठी को बैचलर पार्टी फिल्म में गानों के अनधिकृत उपयोग के लिए 25 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया। इस राशि में न्याय, अलिंदे और ओमे 99 गीतों के लाइसेंस शुल्क के रूप में 20 लाख रुपए शामिल है।
जो कार्रवाई के दौरान पहले ही जमा किया जा सके और एक पूर्व अदालती आदेश का पालन न करने के लिए अनुकरणीय लागत के रूप में लगाए गए 5 लाख रुपए शामिल है। पश्चिम एशिया में संघर्ष से शिव मोगा की बाउंड्री प्रभावित औद्योगिक अस्थायी तौर पर बंद होने का डर, कच्चे माल की आपूर्ति में कमी और साथ ही बढ़ती रसद लागत का सामना करते हुए उद्योगपतियों को डर है कि अगर संघर्ष कुछ और हफ्तों तक जारी रहता है तो उन्हें उत्पादन रोकना पड़ सकता है। NH 766 के मैसूर खंड पर काबिनी नदी पर बने पुराने पुल से नए पुल की ओर यातायात को डाइवर्ट किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पुराने पुल की मरम्मत और पुनर्निर्माण की आवश्यकता का हवाला देते हुए सभी वाहनों के यातायात को पुराने पुल से नए निर्मित पुल की ओर मोड़ने की मांग की, क्योंकि पुराना पुल फिलहाल जर्जर अवस्था में। LDF के घोषणा पत्र में घोर गरीबी उन्मूलन और कल्याणकारी पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का वादा किया गया। सत्ताधारी गठबंधन के घोषणा पत्र में नया केरल बनाने के लिए 950 प्रस्तावों वाला 60 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। साथ ही चल रहे विकास कार्यों को जारी रखने के लिए जनादेश की मांग की गई है। केरल में FCRA विधेयक के खिलाफ चर्च के विरोध ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही भाजपा स्थिति को संभालने में जुट गई है। पार्टी के केरल अध्यक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार संसद में प्रस्तावित कानून पेश करने से पहले चर्च की आपत्तियों पर विचार करेगी। कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF के घोषणा पत्र में इंदिरा गारंटी, 5 ड्रीम परियोजनाओं, स्वास्थ्य एवं उच्च शिक्षा क्षेत्रों को बढ़ावा देने का वादा किया गया है। 5 गारंटी योजनाओं में KSRTC बसों में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए 1,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता, कल्याण पेंशन में वृद्धि करके 3,000 रुपए प्रति माह करना, प्रत्येक परिवार के लिए 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर और युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का आरोप है पिछली AIADMK की सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही। उन्होंने कहा DMK शासन के दौरान महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े 86% मामलों में 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। ये एक उपलब्धि है, उन्होंने कहा। इधर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में केवल हिंदू, सिख और बौद्धों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका डाली गई है। हिंदू मवक्कल कांची के अर्जुन संपत का कहना है कि उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है तमिलनाडु की 44 आरक्षित सीटों पर अब तक दाखिल किए गए नामांकनों में 90% ईसाई समुदाय के। ASI टीम ने कुमार मिक्कल पालयम तमिल भराई शिलालेख वाले बर्तन की खोज की। इन संक्षिप्त शिलालेख को पूरा लेखीय रूप से ईसा पूर्व की 1ली शताब्दी के उत्तरार्ध से ईस्वी की 1ली शताब्दी के प्रारंभ का माना जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कहना है कि FCRA में संशोधन अल्पसंख्यक संस्थानों को सीधा हमला है। स्टालिन ने कहा विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों और केरल में आगामी चुनावों के कारण जहां बड़ी संख्या में ईसाई रहते हैं, फिलहाल पीछे हटने के बावजूद संसद के विशेष सत्र के माध्यम से FCRA को पारित करवाने की स्पष्ट योजना है। पलानीस्वामी के DMK सरकार को किसान विरोधी करार दिया। उनका कहना है कि DMK सरकार के 5 साल के कार्यकाल में चावल और अनावश्यक वस्तुओं की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई है। साथ ही संपत्ति और बिजली शुल्क में भी भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें आम लोग प्रभावित हुए हैं। सीमांत में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना और राजकोषीय नीतियों की आलोचना की। कोयम्बटूर में AT के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए आरोप लगाया कि मुफ्त सुविधाओं की भरपाई बढ़े हुए करों के रूप में की जा रही है। इधर बंगाल से अगर हम पढ़े तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज भवानीपुर में बंगाली में बोला, बंगाल में परिवर्तन का शॉर्टकट भवानीपुर से होकर गुजरता है। अमित शाह ने अधिकारी और 3 अन्य भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने के कार्यक्रम को एक हाई वोल्टेज राजनीतिक तमाशे बदल दिया। उन्होंने ममता के घर के आगे से रोड शो निकाला। जी हाँ, उस समय तनातनी जब हो गई थी तब TMC के कार्यकर्ता भी काले झंडे लिए आए। जी हाँ, लेकिन क्यों, रास्ता ही वही था। और अमित शाह खुद जानबूझ के शायद ऐसा आए होंगे, ऐसा रहा होगा, क्योंकि बंगाल इस समय युद्ध का माहौल, चुनावी युद्ध का माहौल कह सकते हैं। और उन्होंने ये भी घोषणा करी वो खुद 15 दिन यहीं रहेंगे। और भवानीपुर का जो उन्होंने कहा है कि ये बंगाल का जो रास्ता जाता है भवानीपुर से, ये एक आग पकड़ी है फिलहाल। लेकिन मामला बहुत तगड़ा है कि हम आपको दर्शकों को जानकारी बता के चले। पिछली बार ममता करीब 215 सीटों पर विजय हुई थी और बीजेपी मात्र 77 सीटों पर। तो फिलहाल देखते हैं, मामला रोचक है। इधर मालदा घटना पर ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा की रणनीति बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करना है। राज्य के मालदा जिले के मोथाबारी में एक वीडियो कार्यालय में 1 अप्रैल को स्थानीय लोगों ने शायद न्यायिक अधिकारी को घेराव कर लिया। बाद में पुलिस और सुरक्षा बलों की एक बड़ी टुकड़ी ने अधिकारियों को बचा लिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मतदाता सूची से नाम कटने से मतदान का अधिकार हमेशा के लिए समाप्त नहीं हो जाता। अदालत ने चुनाव आयोग के न्यायाधीशों को विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामलों का निष्पक्ष निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बात करें मध्य प्रदेश की तो
या कांग्रेस और किसान संगठनों ने गेहूं खरीद में देरी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की आलोचना की। भाजपा ने इसके लिए पश्चिम एशिया युद्ध को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय किसान संघ समेत कई किसान संगठनों ने भी सरकार की आलोचना की और खरीद प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की मांग की है। कांग्रेस विधायक धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाए गए, उनकी विधायी सदस्यता छीनने की संभावना है। अदालत ने विधायक और एक अन्य आरोपी रघुवीर सरल प्रजापति को तिहाड़ जेल भेज दिया है और समझौता सजा सुनाई की। ग्रामीण सहकारी बैंक से संबंधित 10 साल से अधिक पुराने धोखाधड़ी मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था। लोक गायक रामना को धमकी देने के आरोप में राजस्थान विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एफआईआर। लोक गायक छोटू सिंह रामना ने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी को लेकर हुए विवाद के बाद सिर्फ विधायक और 5 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। राजस्थान में पंचायती राज और स्थानीय निकाय टलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार आयोग को जिलों से प्रस्तुत जनसंख्या आंकड़े कई मामलों में आधे अधूरे और गलत पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजना के तहत शीर्ष प्रदर्शन करता रहा। यूपीएनईडीए राष्ट्रीय पोर्टल के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 4,48,233 रूफटॉप सोलर पैनल लगाए चुके हैं, जिसमें भारत में तीसरे स्थान पर है। रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के क्षेत्र में एक नया राष्ट्रीय मानक स्थापित किया। एक ही महीने में 52,729 इंस्टॉलेशन के साथ राज्य ने गुजरात और महाराष्ट्र जैसे अग्रणी राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। सरकार का कहना है कि जुलाई 2025 से राज्य लगातार शीर्ष 2 राज्यों में बना हुआ है, जो निरंतर गति, मजबूत कार्यान्वयन और जमीनी स्तर पर सुदृढ़ प्रशासन को दर्शाता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने 1,524 मेगावाट से अधिक की रूफटॉप और ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रतिदिन लगभग 68 से 70 करोड़ यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है और परिवारों को बिजली बिल में बचत करने में मदद मिल रही है। उत्तर प्रदेश की सतत ऊर्जा अपनाने में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाती रही है। इधर बात करें असम से, सीपीआई-एम ने असम में एआईआर और दूरदर्शन में अपने भाषण पर सेंसरशिप लगाने का आरोप लगाया। विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी ने कहा असम में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की जन विरोधी नीतियों की उसकी आलोचना को हटा दिया गया। इधर राहुल गांधी का कहना है कि हिमंता भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। मोदी, शाह और शर्मा असम में भूमि एटीएम चला रहे हैं। भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं और उनका परिवार भी भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। कांग्रेस सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हालांकि वे अभी सेख ही बघार रहे हैं, लेकिन इसके बाद वे पूरी तरह चुप हो जाएंगे। आपको बता दें, चुनावी माहौल चल रहा है और इस समय राहुल गांधी आज असम में थे। इधर प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि प्रधानमंत्री की नीतियां देश को गहरे संकट में धकेल रही हैं। पूर्वी असम में पार्टी की रैलियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, लोग भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के माफिया और सिंडिकेट शासन से तंग आ चुके हैं। बोडोलैंड में शांति और पहचान के लिए संघर्ष राजनीतिक प्रतिद्वंदी बीपीएफ और यूपीपीएल को एकजुट करने का दिया गया। बोडोलैंड ने प्रादेशिक क्षेत्र में भाजपा के साथ गठबंधन में बीपीएफ और यूपीपीएल का मुकाबला कर रही है, जो कुछ महीने पहले तक भगवा पार्टी के साथ थी। यूपी आशा है। और इधर आज रामनगर में कुमाऊं में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। सीएम धामी हनुमान जयंती मनाने आज रामनगर आए थे, हनुमान धाम। उसके बाद हनुमानगढ़ी गए, तो लगातार और आज छोटे छोटे भंडारे भी किए गए। इधर कोतवाली में पुलिस की ओर से लगवाया गया था हनुमान जयंती पर। तो कुल मिला के कहा जा रहा है, हालांकि विपक्ष का आरोप है धामी जी बार बार आ रहे हैं, कोई मौका नहीं छोड़ ले, वो हर चीज को बना रहे हैं, हवाई यात्राएं कर रहे हैं, जनता का पैसा फूंक रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें विपक्ष की ओर से आज कही गई। फिलहाल चलिए, चर्चा है और चुनाव है तो चलेगा दोनों ओर से। फिलहाल आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।